हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 1वीं क्लास में। तो अपनों ने क्या शुरू कर रखा था, पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रखी थी। उसमें मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई थी जो हमने अपने संविधान के लिए बाहर से ली। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, हमने जर्मनी से क्या लिया, इन सब पे अपन लोग डिस्कस कर चुके थे। और जिसको नहीं पता तो वो मेरी प्रीवियस क्लास देखे, जो भारत के संविधान में विदेशी स्रोत के नाम से अपलोड है। आप जाएं, वो वीडियो देखें, सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद। आज अपने शुरू कर रहे हैं शेड्यूल के बाद में शुरू करेंगे आर्टिकल। हिंदी में बोलें तो अनुसूचियाँ। अनुसूचियों पे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में 12 अनुसूची। तो यहीं से आपका पहला डाउट क्लियर हो जाता है कि सर जब भारत का संविधान बना तब 8 अनुसूचियां हुई। ठीक है, फिर वक्त के साथ चलते चलते हमें बहुत सारे संशोधन करने पड़े और अनुसूचियां जोड़ी गई। और आज के वक्त में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब पहली अनुसूची हमें क्या बताती है? पहली अनुसूची हमें भारत के आउटर लेयर का जिक्र करती है। भारत के आउटर लेयर का जिक्र करती है, यानी कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताती है। भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो जिक्र करती है वो अनुसूची कौन सी है? पहली अनुसूची है। ठीक है, पहली अनुसूची क्या है? 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी संविधान के किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया? हमारे भारत के संविधान में एक संशोधन हो रखा है। उस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली हमारे काल में ही नहीं, हमसे पुराने जो राजा महाराजा रह के गए हैं उनसे भी पुराना जो काल है उसमें भी दिल्ली बड़ी फेमस थी। जो भी मतलब एक कहावत थी कि जिसे भारत पर राज करना है ना वो दिल्ली पे राज कर लो। मुगल काल में तो ये कहावत, ये बात इतनी ही ज़्यादा लागू हो गई थी कि लोग दिल्ली के लिए मरते थे कि पूरा भारत चला जाए हाथ से पर दिल्ली नहीं जानी चाहिए। ऐसा था दिल्ली काल। काफ़ी लोग दिल्ली के लिए सिर्फ ये चाहते थे कि हमें दिल्ली मिल जाए, और काफ़ी राजाओं की नस्लें खराब हो गई दिल्ली के लिए, पर उन्हें दिल्ली हासिल नहीं हुई। दिल्ली का ऐसा ही था। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ, 69वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है। सेकंड, दूसरी अनुसूची हमें क्या बताती है? हमारी जो राज व्यवस्था में राष्ट्रपति है, देखो 2 तरह की राज व्यवस्था है, एक न्याय व्यवस्था और एक भारतीय राज्य व्यवस्था। राज व्यवस्था में आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभापति, ये सारे राज्यपाल, ये सारे किस में आते हैं? हमारे इसमें आते हैं भारतीय राज व्यवस्था में। और जो है न्यायिक व्यवस्था में वो कौन से आते हैं? उच्चतम न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज। तो इन सब का जो भत्ते प्राप्त होते हैं, जो पेंशन प्राप्त होती है, जो वेतन प्राप्त होता है, इन सब का जिक्र किस में किया गया? अनुसूची 3 में किया गया। अनुसूची नंबर 3 में किया गया, अनुसूची नंबर 2 में किया गया।
अनुसूची नंबर 2 में क्या किया गया है? राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले भत्ते, पेंशन और वेतन का जिक्र किस में किया गया है? हमारे अनुसूची सेकंड में किया गया। अभी तक हमने 2 अनुसूची देखी। पहली अनुसूची जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारत का एक संविधान संशोधन हुआ, 69वां संविधान संशोधन, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। फिर अनुसूची नंबर 2 भारत के राज व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के जितने भी पद हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र किस में? अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 3 में है कि हम राष्ट्रपति है वो कैसे शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति है वो कैसे शपथ लेगा। जब आप गवर्नमेंट जॉब में हम लग जाओगे तब आपका भी एक ओथ होगा जिसमें आप शपथ लोगे कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करूँगा। और ऐसे अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके नीचे जब अपने एडमिट कार्ड भरते हैं और जो फॉर्म फिल करते हैं तो उसके नीचे भी एक ओथ दी होती है। तो इसी तरह जब भी हम कोई भी वैकेंसी या कोई भी पद पर जाते हैं तो हर एक पद की एक गरिमा के आधार पर उसकी शपथ बनाई जाती है। उन सभी शपथ का उल्लेख कहाँ अनुसूची नंबर 3 में है। अब एक है कि राष्ट्रपति है वो अपनी शपथ किसके सामने लेता है? वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने लेता है, जो हाई जस्टिस होते हैं उनके सामने लेता है। ठीक है, तो उस तरह की मतलब जो शपथ है वो कैसे ली जाएगी, किन के सामने ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, इन सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 3 में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। ठीक है, फिर आती है अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में संघीय तथा राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि जितने भी हमारे राज्यसभा में जो लोग जाते हैं राज्यों से चुन के, उन सब का जिक्र किसमें? हमारी अनुसूची नंबर 4 में है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ 4 अनुसूचियां देखी है। पहली अनुसूची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किसने दिया? 69 में संविधान संशोधन है। फिर अनुसूची नंबर 2 हमें क्या बोलती है? विभिन्न पदाधिकारियों के भत्ते, पेंशन और वेतन के बारे में बताती है। उसके बाद में जो अनुसूची नंबर 3 है वो हमें बताती है कि कोई भी उच्च न्यायालय का जज है, कोई भी राष्ट्रपति है, कोई भी उपराष्ट्रपति है, कोई भी एमएलए है, तो वो कैसे शपथ लेगा, उसका उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में है। अनुसूची नंबर 4 क्या बोलती है? संघीय तथा राज्य क्षेत्रों से जो राज्यसभा से जो लोग आते हैं प्रतिनिधित्व, उनके बारे में उल्लेख करते हैं। तो आपने तो अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5 में कुछ अनुसूचित क्षेत्र, कुछ अनुसूचित जातियों को एक विशेष प्रशासन कानून बोलते हैं या नियंत्रण बोलते हैं, वो मिला हुआ है। इसके अंतर्गत 10 राज्य शामिल किए गए थे। 10 राज्यों के नाम: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 10 राज्य शामिल किए गए थे। तो अनुसूची हमें क्या बोलती है? अनुसूची हमें बोलती है कि कुछ अनुसूचित क्षेत्रों और उनमें जो जातियां पाई जाती हैं उनको के लिए विशेष कानून और विशेष नियंत्रण, विशेष प्रशासन मिले। ठीक है, आज भी अपने देखते हैं कि जो ट्राइब्स हैं उनको अलग कानून है, उनके पास अनुसूचित जातियों के लिए अलग कानून है। तो इस तरह अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से? इसमें 10 राज्य शामिल किए गए थे और वहाँ पर जो ट्राइब्स थी उनके लिए विशेष कानून बनाए गए थे। अनुसूची नंबर 6 भी क्या है? जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और तो इनके अंदर खास 4 नाम रखे गए: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के बीच में जो भी जनजाति पाई जाती है उनके लिए विशेष कानून बनाए गए। 4 कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जो जनजाति पाई जाती है उनके लिए विशेष कानून बनाए गए। कौन सी?
शेड्यूल में रखे गए हैं, शेड्यूल नंबर 6 में। ठीक है, अब शेड्यूल नंबर 6 के बाद में शेड्यूल नंबर 7 आता है। शेड्यूल नंबर 7 को बनाने का मतलब था कि अपने सिस्टम में दो तरह की सरकार काम करती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा करना था। और आपने अक्सर अपनी आम जिंदगी में देखा होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि यार इस सरकार से काम ही नहीं करवाया जा रहा, स्टेट में भी बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी की है, फिर भी काम नहीं हो रहा। और कई एमएलए के आप इंटरव्यू देख लेना, वो ऐसे रोते हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत कर ली पर सेंटर में बीजेपी की सरकार है, फंड दे ही नहीं रहे। तो ये माजरा क्या है? इस माजरे को समझने के लिए अपने को अनुसूची नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा। अनुसूची नंबर 7 इसलिए बनाया गया कि हम केंद्र और राज्य शक्ति का बंटवारा समझ सकें कि कौन सा कानून केंद्र के पास है, कौन सा कानून राज्य के पास है, कौन सा कानून दोनों के पास है। और आपको समझ में आएगा कि जब सेंटर में बीजेपी की सरकार है तब अगर आप कांग्रेसी हो, सपोज दैट मैं राजस्थान में एमएलए खड़ा हो रखा हूँ, मैं राजस्थान का सीएम हूँ, कांग्रेस पार्टी से मैं सीएम बना हूँ, लेकिन सेंटर में सरकार है बीजेपी की, मैं चाहे जितना मर्जी माथा मार लूँ, मुझे फंड्स नहीं मिलेंगे जब तक कि उन्हें वो चीज़ अच्छी लगे या जब तक उन्हें उस चीज़ में फ़ायदा ना दिखे। अब अपनी सरकार होती है तब कि बॉस मैंने ये काम करवाना है, इससे अपने को वोट मिलेंगे, और वो क्यों नहीं देता? वो ऐसा लगता है यार ये कोई काम करा लेगा, फिर अगली बार ये जीत जाएगा, हमारी सरकार कब बनेगी। तो इस हिसाब से काम नहीं बन पाते। तो अपने तो चलो क्या लेना देना है, अपने तो पावर्स पढ़ना है, अपने को तो पेपर क्रैक करना है। तो अनुसूची नंबर 7 क्या बोलती है? केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच में बंटवारा। पहले ही सूची आती है, इसके अंदर 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ सूची पर जो कानून बना सकती है वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। संघ सूची पर जो कानून बना सकती है वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सरकार इस मामले में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पहली सूची केंद्र सूची, केंद्र सूची पर कानून कौन बना सकती है? सिर्फ केंद्र सरकार। केंद्र सूची को संघ सूची भी बोलते हैं। संघ सूची या केंद्र सूची पर कानून कौन बना सकती है? सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। इस पर राज्य सरकार द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। एग्जाम्पल कौन कौन से विभाग? रेलवे विभाग, डाक विभाग, युद्ध विभाग, कोई भी इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी में क्या करना है वो सेंट्रल सरकार बताएगी। और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो जो भी मुद्दे संघ सूची में आते हैं उन सब पर कानून बनाने का हक सिर्फ किसका है? हमारी केंद्र सरकार का है। पर एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चों ने ये पढ़ा होता है। एग्जामिनर पूछता है जब संविधान बना था तब संघ सूची में कितने विषय थे? जब संविधान बना था तब संघ सूची में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनर का। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा पढ़ के आया कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, हमें याद है। और वो ऐसे भी याद कर लेता है कि हाँ रेलवे विभाग, डाक विभाग, युद्ध नीतियाँ, इन सब पे किसका हाथ है? केंद्र सरकार का हाथ है। पर बच्चा तब फंस जाता है जब एग्जामिनर बोलता है कि हाँ बताओ संघ सूची में संविधान जब लिखा गया तब कितने विषय थे और आज वर्तमान में कितने विषय हैं। जब संघ सूची बनाई गई और संविधान में लिखी गई तब इसमें 97 विषय थे, 97 विषय थे, 97 विषय थे। और आज की डेट में 100 विषय हैं। आज की डेट में 100 विषय हैं। जब संघ सूची का निर्माण हुआ तब संविधान में 97 विषय थे संघ सूची के लिए, और आज की डेट में संघ सूची में कितने हैं? 100 विषय हैं। उसके बाद में दूसरी सूची आती है राज्य सूची। अब नाम से ही समझदार है कि राज्य सूची कानून कौन बनाएगा? राज्य। तो इसका मतलब सर केंद्र सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी? नहीं।
इसमें बोला हुआ है कि कानून तो राज्य सरकार बना सकती है, पर किसी कारणवश, सपोज दैट मैं राजस्थान का सीएम हूं, मैंने कानून बना दिया कि आज से बच्चों की शिक्षा फ्री है, उनसे कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं लगती है तो उसका पैसा हमारे जो कोष निधि है उससे दिया जाएगा। ये बात काड़कम बचा, सेंटर तक ये बात गई। सेंटर ने कानून बनाया कि नहीं, जो नीतियां पुरानी थी उसी नीतियों पे काम होगा। तो उसमें फिर राज्य सरकार खड़ा कर दे हाथ अपना कि हाँ राज्य सूची हमारी सूची है, हमने कानून बनाया है, हु आर यू। तो आप राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, पर अगर किसी कारणवश केंद्र सरकार ने उस कानून पर या अपनी तरफ से कोई कानून बना दिया, वही कानून सर्वमान्य होगा। अब अपना घर में भी बैठे होते हैं, पंचायत तो 4 चलती है ना। अब अपने को बाइक ही लेके आनी हो, किसी बेटे ने, एक बड़ा जॉइंट फैमिली हो, अगर किसी बेटे ने बाइक लेके आनी होती है तो सब अलग अलग स्कीम लगाते हैं। तू HF डिलक्स लेना, तो स्प्लेंडर लेना। पर जो दादा बोलते कि नहीं छोरा वो एवरेज कौन दे, तू प्लेटिना ही ले, तो फिर प्लेटिना ही लेनी पड़ा है। बात है राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बना सके, पर केंद्र सरकार को ही लास्ट हाथ रहेगा। ठीक है, तो राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून ही सर्वमान्य होगा और अंतिम होगा। अब राज्य सूची के अंदर कौन कौन से विभाग है? शांति व्यवस्था, पुलिस, फौजदारी, रंगदारी, ये सारे विभाग किसमें आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची से भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने विषय, पहले कितने थे वर्तमान में और संविधान के वक्त। तो मैं आपको बात बताता हूं कि जब संविधान बना था ना, तब राज्य सूची में 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे। जब राज्य सूची में संविधान बना था तब 66 विषय थे। आज की डेट में 61 विषय, यानी कि 5 विषय कम हो गए, 5 विषय कम हो गए। ठीक है, तो राज्य सूची में संविधान बना तब 66 विषय और आज की डेट में सिर्फ 61 विषय बचे हैं। उसके बाद में आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कि कानून दोनों सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची के लिए कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर केंद्र सरकार बनाना चाहे तो केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाना चाहे तो राज्य सरकार बनाए, पर कानून अंतिम और सर्वोपरि और सर्वमान्य कानून किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। इसके लिए कौन से विभाग हैं? विवाह, तलाक, शिक्षा, ये सारे जो विभाग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं कि समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? पहले थे 47, वर्तमान में हो गए 52। वर्तमान में हो गए 52। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 5, जो 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र और वहाँ की जातियाँ, जो 10 राज्य थे उनको विशेष कानून देती हैं। कौन कौन से राज्य थे? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़। अनुसूची नंबर 6, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष कानून और विशेष प्रावधान देती है। अनुसूची नंबर 7 में क्या किया गया? केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। इसके अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं? रेल व डाक, युद्ध विभाग। इसके अंदर अगर बात करें कि जब संविधान बना था तब संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे और आज की डेट में 100 विषय है। वहीं राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन अंतिम तथा सर्वोपरि कानून किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का माना जाएगा। इसके अंतर्गत विभाग, रंगदारी, फौजदारी, पुलिस विभाग और इस तरह के विभाग आते हैं।
अगर बात करें कि जब संविधान बना था तब राज्य सूची में कितने विषय थे, तब 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। उसके बाद में बात करें संवर्ती सूची की, तो संवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अंतिम तथा सर्वोपरि कानून किसका माना जाएगा, अंतिम तथा सर्वोपरि कानून माना जाएगा हमारी केंद्र सरकार का। वर्तमान की बात करें तो इसके अंदर 52 विषय हैं और पहले 47 विषय थे। ये है अनुसूची नंबर 7 तक हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 8, जिसमें क्या है कि अपनी लैंग्वेज का जिक्र है, और जिसको जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती है वो उतना ज़्यादा परफेक्ट इंसान होता है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है, तो आपका वही आंसर होगा सर 2 या 3, और उसमें भी कौन कौन सी, हिंदी आती है सर, एक थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाती है, और एक मदर लैंग्वेज आती है। मदर लैंग्वेज मतलब जो हरियाणवी भी है उसको हरियाणवी आती है, जो पंजाबी है उसको पंजाबी आती है। इसके अलावा फ्रेंच आती है। चलो और कोई पूछ ले, मराठी आती है? नहीं। तो फिर आता क्या? हमें नहीं आता। और जो लैंग्वेज सीखता है, आप ट्राई करना, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 10 लैंग्वेज सीख ली, आप समझ लेना इंटेलिजेंट हो। किसी भी दुनियादारी को मत बताना, बट उसमें मदर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, हिंदी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 10 लैंग्वेज आनी चाहिए। पता लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जब अपने सीखते हैं तब हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो हमारा फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में ही हमारी भाषाएं संग्रह होती हैं, और जिसने जितनी ज़्यादा भाषा सीख रखी होती है उसका फोर ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हमेशा याद रखना, जब हमारी मेमोरी किसी भी तरह डिस्ट्रॉय हो तब हम अपनी भाषा नहीं भूल सकते। हमेशा याद रखना, जब हमारी मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी तब हम अपनी भाषा नहीं भूल सकते, हम दिशाओं का ज्ञान नहीं भूल सकते, ड्राइविंग मोड लेफ़्ट राइट ये नहीं भूल सकते, ऊपर नीचे ये नहीं भूल सकते, साइंस भी बोलती है। तो अगर आपको भाषा आती है तो ये आपके साथ ही जाएगी, ऊपर तक जाएगी। तो आज ही भाषाएं सीखें, पर सीखना नौकरी लगने के बाद। आज ही कहीं फ्रेंच खोल के बैठ जाओ कि सर ये क्या, समझ ही नहीं आ रहा, आपने तो अलग ही दुनियादारी में फंसा दिया। तो आज के लिए इतना ही। मेरे भी तबीयत सही नहीं है, मेरे भी थोड़ा सा बीमार हो रखा हूँ, चिकन पॉक्स हो रखा है, तो मैंने 6-7 दिन बाद टाइम निकाल के जैसे तैसे हिम्मत करके ग्लूकोज की बोतल चढ़वा के आया, एक छोटी सी क्लास ली। कुछ मेरा लालच, कुछ आप सब भाइयों के लिए मैंने किया। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल नई क्लास में। थैंक यू सो मच।